हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने भारत का प्राचीन इतिहास का भाग 2 प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इससे 25 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में पुरापाषाण मानव की जीवन शैली कैसी थी? पुरापाषाण काल में आदमी मानव कैसे रहता था भारत में? वे शिकारी थे और संग्राहक थे, जो शिकार और संग्रहण पर निर्भर करते थे। यानी वो अन्न उपजाते थे, शिकार करते थे और संग्रहण करते थे, उससे ही अपना वो जीवन यापन करते थे। माइक्रोलिथ शब्द से आप क्या समझते हैं? माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब स्मॉल छोटा, लिथ मतलब पत्थर, छोटे पत्थर के औजार जिन्हें अक्सर तीर के सिरे के रूप में या मिश्रित औजारों के रूप में उपयोग किया जाता था। नंबर थर्ड देखिए, पुरापाषाण काल के लोगों की तुलना में नवपाषाण काल के लोगों ने क्या प्रगति की? ये लोग कृषि और पशुपालन करते थे, जिससे स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल में क्या हुआ? कृषि और पशुपालन स्टार्ट हुआ, जिससे मानव ने एक जगह पर रहना स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्जहोम के नवपाषाण स्थल पर किस प्रकार के समाधान पाए जाते हैं? गड्ढे में दफनाए गए शव, कभी कभी कब्र में रखे सामान जैसे औजार और पशुओं की हड्डियां भी इसमें रखी जाती हैं। नवपाषाण स्थलों पर जले हुए अनाज की उपस्थिति क्या बताती है, क्या दर्शाती है? ये हमें ये पता लगता है कि अनाज की कटाई होती थी और भंडारण का वहाँ पे प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण भारत में किस प्रकार की आवास संरचनाएं सामान्य थी? नवपाषाण कालीन भारत में मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया था, पत्थर और गारे का प्रयोग किया जाता था, और मिट्टी से बनी अर्धस्थायी संरचनाएं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर वो बनाए जाते थे। दक्षिणी भारत का कौन सा क्षेत्र नवपाषाण कालीन राख के टीलों के लिए जाना जाता है? दक्षिणी भारत का कर्नाटक, विशेष रूप से हल्लूर और उटनूर जैसे स्थलों के आसपास का क्षेत्र नवपाषाण कालीन राख के टीलों के लिए जाना जाता है। ताम्रपाषाण शब्द का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? देखिए, यह मानव इतिहास के उस चरण को संदर्भित करता है जहां पत्थर और तांबे दोनों के औजारों का उपयोग किया जाता था। तांबा और पत्थर मिला के इसको बोला गया ताम्रपाषाण। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर। भारत में ताम्रपाषाण युग की अनुमानित समय सीमा क्या है? भारत में ताम्रपाषाण युग की अनुमानित समय सीमा 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक है। ताम्रपाषाण स्थलों में पाए जाने वाले कुछ विशिष्ट मिट्टी के बर्तन कौन से हैं? देखिए, काले और लाल बर्तन, गेरुए रंग के बर्तन और चित्रित मिट्टी के बर्तन, इस तरह के बर्तन पाए जाते थे उस टाइम। राजस्थान में आहड़ स्थल का क्या महत्व है? यह जो आहड़ स्थल है, यह प्रारंभिक ताम्रकारी संस्कृति का साक्ष्य दर्शाता है। ताम्रपाषाण युग में दफन करने की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? ताम्रपाषाण युग में सामान के साथ कब्र में दफनाना यह पुनर्जन्म में विश्वास का संकेत दिखाता है। हड़प्पा सभ्यता आधुनिक काल के किन देशों में स्थित थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी भारत और पाकिस्तान में स्थित थी। हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सी नदियां सबसे महत्वपूर्ण थी? हड़प्पा सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो थी सिंधु नदी। नेक्स्ट देखिए, शहरी नियोजन की दृष्टि से हड़प्पा के शहर किस लिए प्रसिद्ध थे? हड़प्पा के शहर जो थे उन्नत जल निकासी प्रणालियों के लिए साथ साथ ग्रिड जैसे शहर का लेआउट इसके लिए प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारतीय दर्शन के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत मूल्यवान है? प्राचीन भारत का जो फिलोसफिकल अगर हम पॉइंट देखना चाहें तो, फिलोसफिकल जो विचार हम देखना चाहें तो वो हमें उपनिषदों में मिलते हैं। मंदिर को किस तरह का स्रोत माना जाता है? मंदिर को पुरातात्विक स्रोत माना जाएगा। ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातात्विक अवशेष मिलकर किस चीज के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातात्विक अवशेष मिलकर समाज, धर्म और राजनीति के संदर्भ में भारत का जो अतीत है उसके बारे में हम जानते हैं इनसे। पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत अतीत के भौतिक अवशेष जैसे शिलालेख, सिक्के, स्मारक और कलाकृतियां, इन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। शिलालेख में आमतौर पर क्या दर्ज होता है? शिलालेख में शाही आदेश, दान और ऐतिहासिक घटनाएं दर्ज होती थी। पत्थर के शिलालेखों में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? पत्थर के शिलालेखों में चट्टानें, स्तंभ और मंदिर की दीवारों का प्रयोग किया जाता था। गुप्तकालीन शिलालेख में किस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है? गुप्त काल के शिलालेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। कर्नाटक में पाए गए एक प्रसिद्ध शिलालेख का नाम बताइए। इसका आंसर हल्मिडी शिलालेख। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस लिए जाना जाता है? इसमें समुद्रगुप्त की विजयों की प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सिक्के प्राचीन शासकों के बारे में हमें क्या बताते हैं? ये हमें उनके नाम बताते हैं, उनकी उपाधियां, उनके चित्र और उनके शासनकाल की तिथियां बताते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भारतीय इतिहास से संबंधित। अगर आपको हमारा वीडियो जरा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।